नमस्कार। बाजार आज और कल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। इस शो में हम आपको बताएंगे बाजार में आज का पूरा एक्शन, साथ ही कल के लिए क्या रखनी है अब आपको स्ट्रैटेजी। आपकी कल की तैयारी कराने के लिए हमारे साथ शो में शामिल होंगे जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी, और साथ ही हमारे साथ आज है खास एक्सपर्ट प्रॉफिट मार्ट सिक्योरिटीज के अविनाश गोरक्षकर। अविनाश जी, स्वागत है आपका शो में। और पूरी रिसर्च टीम का भी परिचय करा देते हैं। वरुण से हम जानेंगे Q3 में ONGC और इंडिया सीमेंट से क्या है उम्मीदें। बाजार का हाल हमें बताएंगे आशीष। कुशल बताएंगे दिसंबर तिमाही में अशोक लेलैंड और अपोलो हॉस्पिटल के नतीजों का अनुमान। बातचीत शुरू करें उससे पहले बाजार के आज के कारोबार पर एक नजर डाल लेते हैं। बाजार में हमने देखा आज तेजी रही और तेजी के साथ बाजार बंद भी हुए। कारोबार के अंत में निफ्टी 142 अंकों की बढ़त के साथ 17,600 के पार बंद हुआ। सेंसेक्स 461 अंकों की बढ़त के साथ 58,926 के स्तर पर जाकर बंद हुआ। बैंक निफ्टी 401 अंक चढ़कर आज बंद हुआ। वहीं FIIs और DIIs की तरफ से आज क्या आंकड़े सामने आ रहे हैं, देखते हैं। FIIs यानी विदेशी संस्थागत निवेशकों ने कैश मार्केट में आज 1,732 करोड़ रुपए की बिकवाली की है, तो वहीं DIIs यानी घरेलू संस्थागत निवेशकों की तरफ से 2,727 करोड़ रुपए की खरीदारी के आंकड़े सामने आए हैं। तो क्रेडिट पॉलिसी के दिन बाजार में तेजी की वजहें क्या है, समझते हैं अनिल जी से। भारतीय बाजारों के लिए आज एक बड़े एक्शन का दिन था और इस एक्शन के दिन बाजारों ने शानदार तेजी दिखाई। पहले ग्लोबल संकेत बहुत ही बेहतरीन, अमेरिका में शानदार तेजी हुई, उसका असर पड़ा। दूसरा संकेत FIs की तरफ से कैश मार्केट में बिकवाली का आंकड़ा आया जरूर, लेकिन लंबे समय बाद 1000 करोड़ से कम का, और उसके साथ साथ इंडेक्स और स्टॉक फ्यूचर्स में यानी कि वायदा कारोबार में FIs ने नेट खरीदारी की, उससे थोड़ा जोश भरा और उनसे दुगुनी खरीदारी की घरेलू फंड्स ने कल दम लगाकर, यानी कि फ्लोज के लिहाज से थोड़ा मूड बेहतर होता दिखा। क्लोजिंग लगातार 2 दिनों से अच्छी हो रही, तो टेक्निकली भी थोड़े बाजार बेहतर होते हुए दिख रहे हैं। तो ये 3 कारण ऐसे थे जिनके चलते हम अच्छे खुलेंगे, मजबूत खुलेंगे, ये तो तय था। लेकिन इसके साथ ही आपके सामने थी RBI की क्रेडिट पॉलिसी, और इस बार पॉलिसी को लेकर डर बड़ा था कि पता नहीं पॉलिसी में गवर्नर साहब क्या कहेंगे, क्या करेंगे, आगे का डायरेक्शन क्या देंगे, कहीं हॉकिश तो नहीं हो जाएंगे, यानी कि थोड़ा चेतावनी तो नहीं देंगे। लेकिन ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। गवर्नर साहब उल्टे बड़े कॉन्फिडेंट दिखे, महंगाई को काबू में कर लेंगे, ग्रोथ पर फोकस रखेंगे। हाँ, ग्लोबल चिंताएं हैं, लेकिन डरने की बात नहीं। बस जैसे ही गवर्नर साहब ने ये कहा, बाजार ने फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। शुरुआती 1 घंटे में जो ऊपर नीचे हुए वो हुए, उसके बाद वापस से जो 17,500 के पार निकला निफ्टी, निकलकर बढ़ता हुआ दिखा, टिकता हुआ दिखा, 17,600 को भी पार किया और फाइनली एक अहम लेवल के आसपास बंद हुआ और वो था 17,600। बैंक निफ्टी भी एक बड़े अहम लेवल के पास बंद हुआ और वो है 39,000। निफ्टी के साथ साथ बैंक निफ्टी में भी अच्छी मजबूती देखने को मिली। पॉलिसी के बाद बैंकिंग शेयरों को लेकर मूड माहौल बेहतर होता हुआ दिखा। NBFC शेयर्स भी मजबूत होते हुए दिखे। तो कह सकते हैं कि एक अच्छा सेशन आज इस बड़े ऐलान के बाद दिखा। अब इसमें आज नतीजों के लिए आज से बड़ा दिन था निफ्टी की, और साथ ही वायदा कारोबार की मिलाकर देखें तो लगभग 20 कंपनियों के रिजल्ट आने थे। कैश मार्केट के नतीजों की लंबी लिस्ट थी, तो स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भी भरपूर रहा। सुबह थोड़ी सी हल्की सी सावधानी, और उसके बाद जैसे जैसे बाजार का ट्रेडिंग सेशन बढ़ा वैसे वैसे कॉन्फिडेंस बढ़ता हुआ नजर आया। तो पूरा हफ्ता बाजार दमदार प्रदर्शन करता हुआ दिखा और वीकली एक्सपायरी मजबूती के साथ 17,600 पर। कल के बाजार पर क्या रखनी है आपको स्ट्रैटेजी, अनिल जी से जानेंगे, लेकिन उससे पहले सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन भी जरा समझ लेते हैं। हमारे साथ हमारे से हो गया आशीष चतुर्वेदी। आशीष, आज की इस जबरदस्त तेजी में आपसे जानना चाहते हैं कि कौन से सेक्टर्स में सबसे ज्यादा पॉजिटिव एक्शन था और कहां पर आज भी नरमी रही। देखिए, RBI की पॉलिसी के बाद बाजार में जो है शानदार तेजी देखने को मिली और क्लोजिंग के समय देखें तो निफ्टी में करीब 1% और निफ्टी बैंक में 400 अंकों की ज्यादा जो है तेजी आपको देखने को मिली। निफ्टी के गेनर्स की बात की जाए तो ONGC की जिस प्रकार से कमोडिटीज में बढ़िया तेजी देखी जा रही, कच्चे तेल में उछाल है, इसका एक असर देखने को मिला। टाटा स्टील में तेजी आई, इन्फोसिस और IT स्टॉक्स में भी अगर आप देखें तो आज निश्चित तौर से जो है बढ़िया रिबाउंड देखने को मिला। लेकिन निफ्टी में कुछ ऐसे भी स्टॉक्स थे जहां पर आपको हल्की गिरावट देखने को मिली। मिसाल के तौर पर देखें तो मारुति यहां पर 2% का कट देखने को मिला। BPCL क्योंकि अब जो है स्ट्रैटेजिक विनिवेश में काफी देरी की बात की जा रही है, तो इसका एक असर देखने को मिला। कल भी हल्की गिरावट यहां पर देखने को मिली थी और आज भी फर्दर 2% की डाउनसाइड जो है इस स्टॉक में विजिबल रही। लेकिन मिड कैप स्पेस में एक्शन भरपूर था। सबसे पहले देखिए UTI AMC दिन के दौरान
8% से ज़्यादा का मूव यहाँ पर देखने को मिला। नतीजों के लगातार 2 दिन बाद तक रेडिंगटन में देखें तो करीब करीब अच्छी तेज़ी देखने को मिली है। आज 7% ये स्टॉक चला है। इन्फीबीम, मैक्स हेल्थकेयर जैसे स्टॉक्स में खरीदारी देखने को मिली, लेकिन सोलारा एक्टिव यहाँ पर नतीजे अगर आप देखें तो बहुत ही कमज़ोर देखने को मिले। इसका एक असर देखने को मिला। शुरुआत ही काफ़ी बड़ी गिरावट के साथ हुई, बाकायदा पूरे दिन जो है 20% के लोअर सर्किट पर रहा। शिल्पा मेडिकेयर, टीम लीज, लक्ष्मी मशीन वर्क्स, एफडीसी बायबैक के बाद भी अगर आप देखें तो यहाँ पर कमज़ोर नतीजों का असर देखने को मिला। 4% की गिरावट यहाँ पर देखने को मिली। सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन को समझा जाए तो मेटल स्टॉक्स में लगातार 2 दिन से तेज़ी देखी जा रही है। जिंदल स्टील हो, रत्नमणि मेटल, एनएमडीसी, टाटा स्टील के बारे में मैंने आपको बताया, यहाँ पर बढ़िया खरीदारी देखने को मिली। और आज काफ़ी दिनों के बाद एनबीएफसी स्टॉक्स में भी देखिए भरपूर एक्शन देखने को मिला। पीएफसी, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, आरईसी, एसबीआई लाइफ जैसे स्टॉक्स में खरीदारी आई। आईटी स्टॉक्स के बारे में मैंने आपको बताया कि किस प्रकार से आखिरी 1-1.5 घंटे में देखें तो आज ब्रेकआउट की स्थिति आई। एम्फेसिस है, इन्फोसिस, माइंट्री में थोड़ी बहुत खरीदारी का रुझान देखने को मिला। और बैंकिंग स्टॉक्स में भी अगर आप देखें तो आज ट्रेंड जो है काफ़ी हद तक विजिबल नजर आई। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया करीब 1% की तेज़ी के साथ बंद हुआ। लेकिन पीएसयू बैंक्स में अगर आप देखें तो आज, क्योंकि पिछले कुछ हफ्ते तक काफ़ी बढ़िया तेज़ी देखी गई थी, आज यहाँ पर मुनाफा वसूली हावी रही। और ऑटो स्टॉक्स की अगर रफ्तार देखें तो वहाँ पर भी आपको हल्की सुस्ती नजर आई। तो बाजार का आज का हाल हमने समझा आशीष से। अविनाश जी का रुख कर लेते हैं, आज के खास एक्सपर्ट हमारे साथ है। अविनाश जी, बाजार की ये तेजी जो है वो कितनी टिकाऊ आपको लग रही है, और पोजिशनल व्यू अगर किसी को रखना हो, 7 से 10 दिन का नजरिया हो, तो कहां पर खरीदारी की राय देंगे? मुझे लग रहा है कि देखिए स्वाति, जो आज आरबीआई की पॉलिसी आई है, इसमें एक बात क्लियर है कि कोई नेगेटिव सरप्राइज आज आया नहीं। और मार्केट्स को ये थोड़ी-सी अच्छी बात लगी कि इन्फ्लेशन का भी टारगेट अगले क्वार्टर के बाद थोड़ा-सा कम करने की चेष्टा आरबीआई गवर्नर ने की है। तो कोई हॉकिश कमेंट्री नहीं थी। एक प्रॉपरली ग्रोथ ओरिएंटेड ही पॉलिसी थी। और जो भी रेट्स थे उनको कुछ भी छेड़छाड़ किया नहीं गया था। तो इससे मार्केट को मुझे लग रहा है कल भी अच्छी तेजी होने का पॉसिबिलिटी रहेगी। नियर टर्म में ऐसा कोई नेगेटिव सरप्राइज आएगा ऐसा लग नहीं रहा है। अगर हफ्ते भर की बात करें तो मुझे टाटा केमिकल्स काफी पसंद है स्वाति। यहाँ पे हमको लग रहा है कि करीबन करंट लेवल्स पे अगर कोई खरीदता है तो 1055 का एक शॉर्ट टर्म टारगेट बन सकता है। 911 का आप एक स्टॉप लॉस रखिए। इसमें जो इंटरेस्टिंग बात है कि कंपनी ने आज ही क्वार्टर 3 के नतीजे डिक्लेयर किए हैं। बहुत ही दमदार नंबर है। और जिस प्रकार के प्राइसेस अभी सोडा ऐश मार्केट में इन्होंने प्राइस इंक्रीज लिए, इसका बेनिफिट इनको चौथी तिमाही में भी मिलेगा। सबसे बड़ी बात, कंपनी फोकस्ड हो चुकी है और हमको लग रहा है कि यहाँ से एक अच्छी अपसाइड आएगी, नॉट ओनली शॉर्ट टर्म बट इवन मीडियम टर्म। तो ये मेरी तरफ से पोजिशनल पिक। टाटा केमिकल्स में आप हफ्ते भर का नजरिया रख सकते हैं, खरीदारी की राय दे रहे हैं अविनाश गोरक्षकर। आने वाले नतीजों पर भी कर लेते हैं थोड़ी बातचीत। ओएनजीसी के नतीजे कल आएंगे, अनुमान क्या कह रहा है? वरुण दुबे से समझते हैं। वरुण, ओएनजीसी के नतीजों का अनुमान क्या कह रहा है? देखिए, ओएनजीसी के नतीजे ठीक ठाक रहेंगे। कच्चे तेल के दाम में जो बढ़ोतरी हुई है उसका एक फ़ायदा जो है इस कंपनी को मिलने वाला है। हालांकि सेल्स के लिहाज से अगर आप देखेंगे तो ओवरऑल जो क्रूड सेल्स है उसमें महज 2% के आसपास की बढ़ोतरी होगी और जो गैस सेल्स है वो काफ़ी हद तक फ्लैट रहने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो शायद कच्चे तेल के दाम में जितनी बढ़ोतरी का फ़ायदा इस कंपनी को मिलना था वो ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा नहीं। और रेवेन्यूज़ जो है वो करीब 16.5% बढ़ने वाले हैं। और इसमें बड़ा फैक्टर जो है वो कहीं ना कहीं इस कंपनी के रियलाइजेशंस का होगा, जहाँ पे बढ़ोतरी का अनुमान लगाया जा रहा है। 28,365 करोड़ के आसपास इस कंपनी के रेवेन्यूज़ आ सकते हैं। जहाँ तक कंपनी के एबिटा की बात करें तो वहाँ करीब 15.25% के आसपास की बढ़ोतरी होगी। 15,253 करोड़ के आसपास से आ सकते हैं। मार्जिन जो है उसमें हल्की गिरावट होगी, 54.3% से गिर के 53.8% के आसपास आएंगे। वहीं मुनाफा अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे आपको भारी भरकम गिरावट देखने मिलेगी। 18,350 करोड़ से घटकर 8,240 करोड़ के आसपास से आएंगे। वो इसलिए है क्योंकि पिछले क्वार्टर में इस कंपनी को काफ़ी सारे एक्सेप्शनल गेन्स हुए थे। उन एक्सेप्शनल गेन्स को अगर आप हटा दें और नॉर्मलाइज करें इस कंपनी को मुनाफे को, तो वहाँ इतनी भारी गिरावट होने वाली नहीं है। लेकिन क्योंकि ये एक्सेप्शनल आइटम्स है, इसके लिए मुनाफे में एक भारी भरकम गिरावट देखने मिलेगी। हालांकि पेट्रोनेट एलएनजी ने मार्केट को सरप्राइज़ किया है, तो लोग कुछ हद तक मान के चल रहे हैं कि हो सकता है कि ये कंपनी भी पॉजिटिव सरप्राइज़ करे। लेकिन काफ़ी लोग ये भी मान के चल रहे हैं कि कच्चे तेल के दाम में जो बढ़ोतरी हुई है उसका इम्पैक्ट शायद आने वाले क्वार्टर्स में आपको देखने मिले। जो भी हो, इस क्वार्टर में कंपनी के नतीजे जो है ग्रोथ ठीक ठाक रहेगी, मार्जिन्स हल्के दबाव में रह सकते हैं। जी, तो कल अशोक लेलैंड के नतीजे भी आने वाले हैं और नतीजों का अनुमान जानने के लिए कुशल से समझते हैं। कुशल, अशोक लेलैंड के नतीजों का अनुमान क्या कह रहा है? जी,
तो अशोक लेलैंड के नंबर्स जो हैं मजबूत साइड पर ही रहने का अनुमान है और आप देखिए यहाँ पर कंपनी की आय लगभग 17% बढ़कर 5,630 करोड़ पर रहने का अनुमान है। साथ ही कंपनी का कामकाजी मुनाफे में भी हम 32% की ग्रोथ एक्सपेक्ट करके 335 करोड़ पर यह फिगर पहुंचता हुआ दिख सकता है। कंपनी की मार्जिन स्टेबल रहेंगी, लगभग आधे पर से 1% की ग्रोथ रह सकती है 5.3% के मुकाबले 6% पर। और साथ ही कंपनी का रिपोर्टेड बेसिस पर मुनाफा देखेंगे तो 65 करोड़ रुपए का आता हुआ नजर आएगा। पिछले साल 19 करोड़ का घाटा था कंपनी का। तो हर एक फ्रंट पर कंपनी बेहतर प्रदर्शन कर सकती है, बट डेफिनेटली एमएचसीवी को लेकर किस तरह से ये मार्केट शेयर गेनिंग स्ट्रैटेजी आगे के लिए प्लान करती है वो देखना इंटरेस्टिंग होगा। और साथ ही ईवी पर कंपनी का क्या बड़ा फोकस है, खासकर पब्लिक ट्रांसपोर्ट को, बस डिवीजन को लेते हुए, ये देखना हमें काफी अहम होगा इनकी कमेंट्री में। तो ओवरऑल अशोक लेलैंड के नंबर्स जो हैं बेहतर साइड पर रहने का अनुमान है। कुशल, अपोलो हॉस्पिटल के भी कल नतीजे हैं, आंकड़े क्या बता रहे हैं? तो अपोलो हॉस्पिटल्स के नंबर्स भी शानदार रहने का हमारा अनुमान है। खासकर कंपनी की आय अगर आप देखें तो लगभग 30% की ग्रोथ के साथ ऑलमोस्ट 3600 करोड़ रुपए तक रह सकती है। साथ ही कंपनी का कामकाजी मुनाफे में भी करीब 43% की ग्रोथ जो है आपको आती हुई दिख सकती है। 560 करोड़ रुपए का कंपनी एबिटा प्रूव कर सकती है। साथ ही कंपनी की मार्जिन भी 14% से बढ़कर 15.5% की उम्मीद है और कंपनी का मुनाफा 72% की ग्रोथ के साथ 230 करोड़ पर रह सकता है। आगे के लिए ऑक्यूपेंसीज पर क्या आउटलुक है हॉस्पिटल्स में, और साथ ही जो नेटवर्क एक्सपेंशन ये फार्मेसी कारोबार में करने वाले थे वहां पर आगे के लिए कंपनी का क्या आउटलुक है ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा। और कंपनी का जो स्टेक सेल हुआ है अपोलो हेल्थ कंपनी में, वहां पर किस तरह की प्रोग्रेस है ये हमें जानना इंटरेस्टिंग रहेगा। तो ओवरऑल नंबर्स तो काफी बेहतर रहेंगे, पर डेफिनेटली कंपनी की जो कमेंट्री है वहां पर भी हमारा बड़ा फोकस जो है वो बना रहेगा। तो इसी वजह से अपोलो हॉस्पिटल्स जो है आपको फोकस में रखना चाहिए। एक और कंपनी के कल है नतीजे और वो है इंडिया सीमेंट। नतीजों पर अनुमान बताने के लिए वरुण का एक बार फिर से रुक कर लेते हैं। वरुण, इंडिया सीमेंट के नतीजों के आंकड़े, अनुमान क्या कह रहे हैं? देखिए, इंडिया सीमेंट के नतीजे थोड़े कमज़ोर रहने वाले हैं। इस बार अगर आप देखेंगे तो ज़्यादातर सीमेंट कंपनीज में इसी तरह का रुझान देखने मिला, जहां पर खासकर वॉल्यूम में भी थोड़ी बहुत गिरावट रही और मार्जिन्स में भी दबाव रहा है। और इस कंपनी की भी हालत वैसे ही रहने वाली है। वॉल्यूम्स में कुछ हद तक दबाव रह सकता है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो ओवरऑल कॉस्ट जो है वो इस कंपनी की काफ़ी हद तक बढ़ने वाली है। सिर्फ रॉ मटेरियल कॉस्ट नहीं बल्कि एम्प्लॉय कॉस्ट में भी बढ़ोतरी का अनुमान लगाया जा रहा है। और इसके लिए अनुमान लगाया जा रहा है कि इस कंपनी के जो ओवरऑल मार्जिन्स है वो भी दबाव में रहेंगे और जाहिर सी बात है इसका इम्पैक्ट जो है आपको कंपनी के मुनाफे में भी देखने मिलेगा। हमारा अनुमान है कि कंपनी के रेवेन्यूज़ करीब 2.3% के आसपास घट सकते हैं। 1160 करोड़ से घटकर ये करीब 1133 करोड़ के आसपास आएंगे। एबिटा फ्रंट पे बात करें तो वहाँ पे करीब 50% के आसपास की गिरावट का अनुमान लगाया जा रहा है। 215 करोड़ से घट के करीब 107 करोड़ के आसपास आएंगे और मार्जिन जो है वो इस कंपनी के आधे हो सकते हैं। 18.5% से घटकर करीब 9.4% के आसपास निकल के आ सकते हैं। वहीं अगर बॉटम लाइन की बात करें तो स्ट्रीट थोड़ी डिवाइडेड है इस कंपनी के नंबर्स को लेकर। कुछ कह रहे हैं कि 7-8 करोड़ के आसपास का मुनाफा भी आ सकता है, कुछ कह रहे हैं कि 6-7 करोड़ के आसपास का नुकसान भी ये कंपनी क्रॉप कर सकती है। हमारा अनुमान है अगर आप इसका एवरेज निकालेंगे तो करीब 2 करोड़ के आसपास का मुनाफा निकल के आता है। हालांकि देखना होगा कि ये कंपनी मुनाफे से घाटे में आती है कि नहीं, क्योंकि पिछले बार इसी क्वार्टर में कंपनी को 62 करोड़ के आसपास का मुनाफा हुआ था। तो ये इंपॉर्टेंट फिगर होगा जिस पे आपको नजर रखनी है। बाकी पैरामीटर्स पे अगर आप देखेंगे तो कंपनी के नतीजे वैसे भी कमजोर ही रहने वाले हैं। कल के बाजार पर खास स्ट्रैटेजी और बाजार के लिए अहम संकेत समझते हैं अनिल जी से। भारतीय बाजारों के बंद होने के वक्त डाउ फ्यूचर्स बिल्कुल सुस्ती के साथ हल्के 25 पॉइंट ऊपर ट्रेड कर रहे थे। यानी कि अमेरिका में कैसा सेशन होगा देखना होगा, क्योंकि 2-3 दिन अच्छी तेजी हो गई तो हो सकता है थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग हो जाए तो हो जाए। लेकिन सपोर्ट कहाँ है? 17,375, 17,450 अब कल के लिए पहले सपोर्ट का काम करेगा। वो भी तब जब हम 17,500 के नीचे जाएं तो, अगर नहीं गए तो सपोर्ट 17,500 पर ही है पहला अच्छा मजबूत। 17,600 पर बंद हुए। अब ऊपर की तरफ जो रुकावट की रेंज है वो है 17,675 से 17,775, ये 100 पॉइंट की रेंज है। एक बार 17,800 को पार करेंगे तो फिर बढ़िया नई मजबूत तेजी बनती हुई दिखेगी। अदरवाइज बजट के बाद जो हम 17,800 तक आए वहाँ से करेक्शन हुआ, 17,050 तक नीचे पहुँचे और वापस हम 17,800 के नज़दीक पहुँचेंगे तो थोड़ा रुकना स्वाभाविक है। और हफ्ते का आखिरी ट्रेडिंग सेशन भी कल है। नतीजों के लिहाज से कल भी बड़ा दिन है, ढेर सारी कंपनियाँ हैं, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन रहेगा। तो इंडेक्स के लिहाज से तो आपको ये रेंज मिल गई। अब आइए बैंक निफ्टी 39,000 पर बंद हुए। सपोर्ट 38,500, 38,700 की रेंज में तुरंत, और ऊपर 39,000
339,425 की रेंज है जहां पर रुकना है। तो बेसिकली 500 पॉइंट नीचे 500 पॉइंट ऊपर, ये रेंज आप एक तरह से बैंक निफ्टी की मानकर चले सपोर्ट और रुकावट के लिहाज से। इस 1000 पॉइंट की रेंज में बैंक निफ्टी को ट्रेड करना है और निफ्टी के लिए सिंपल है, 17,400 के नीचे जाना नहीं है, 17,800 के ऊपर आना नहीं है और 17,600 पर बंद हुआ है 200 पॉइंट दोनों तरफ। ये हफ्ते के आखिरी दिन के लिए आपके लिए ब्रॉडर रेंज है। बाकी एकदम स्पेसिफिक लेवल्स और मूड माहौल अमेरिका को देखकर, बाकी डेटा को देखकर कल सुबह हम आपको बताएंगे। लेकिन ओवरऑल कह सकते हैं कि जो पिछले हफ्ते जितना डर था बाजार में और जिस तरह से मायूसी का माहौल था कि 17,000 भी टूट जाएगा और गिर जाएंगे, उससे कम से कम हम ऊपर उठते हुए नजर आ रहे हैं और रिकवरी बढ़िया होती दिख रही है। आइए आपको बताते हैं वायदा बाजार पर स्ट्रैटेजी कल का ऑप्शन में। चॉइस ब्रोकिंग की सुमित बगड़िया हमारे साथ है। सुमित जी, बहुत स्वागत है आपका शो में। कल के लिए कहां पर रखी जा सकती है ऑप्शन स्ट्रैटेजी? नमस्कार स्वाति, गुड इवनिंग। देखिए, कल के लिए मेरे पास दो स्ट्रेटेजी है, दोनों तेजी की तरफ की है। पहला स्टॉक है एफएसएल, फर्स्ट सॉर्स सॉल्यूशन लिमिटेड। एफएसएल के अंदर 150 का कॉल, 5 रुपए के आसपास खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। 3 रुपए का इसके अंदर स्टॉप लॉस लगाना है। ऊपर में टारगेट 8 रुपए से 10 रुपए तक के 1 से 2 दिन के अंदर देखने को मिल सकते हैं। दूसरा स्टॉक जो है वो ग्रासिम के अंदर 1760 वाला कॉल 50 रुपए के आसपास लेने का सलाह रहेगा। 35 रुपए का इसके अंदर नीचे में स्टॉप लॉस लगाना है। ऊपर में टारगेट 65 रुपए से लेकर 75 रुपए तक के देखने को मिल सकते हैं। तो मार्केट में एक अच्छी तेजी बनी हुई है, तो दोनों स्ट्रेटेजी तेजी की तरफ की होगी। एफएसएल और ग्रासिम, इन दोनों में पोजीशन लेके चलने का सलाह रहेगा। चलिए, ऑप्शन की स्ट्रैटेजी सुमित जी आपने बताई। बहुत शुक्रिया शो में शामिल होने के लिए आपका। अविनाश जी, आपके पास आ रहे हैं और जानेंगे लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी के लिए कौन से स्टॉक में खरीदारी की राय? स्वाति, मुझे लग रहा है कि लॉन्ग टर्म के लिए महिंद्रा एंड महिंद्रा काफी वेल पोजीशनड है, काफी अट्रैक्टिव लग रहा है। कंपनी ने आज नतीजे भी डिक्लेयर किए हैं। तीसरे तिमाही के नंबर्स ऑनलाइन एक्सपेक्टेशंस थे। कमोडिटी प्राइसेस बढ़ने के कारण इनका कामकाजी मुनाफा तो कम हो गया है, लेकिन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्केट्स के उम्मीद से काफी बेहतर है। सबसे बड़ी बात, मैनेजमेंट की कमेंट्री बहुत ही स्ट्रांग है। XUV 700 जो इनकी गाड़ी है, यहाँ पे करीबन 70,000 बुकिंग्स इनके पास है। थार की गाड़ी जो है वहाँ पे 6-7 महीनों की वेटिंग पीरियड है। और सबसे बड़ी बात, वैल्यू अनलॉकिंग के लिए इन्होंने अभी क्लियरली कहा है कि जो फार्म इक्विपमेंट का जो बिजनेस है वो बहुत ही जल्दी वो एक अलग कंपनी में कन्वर्ट करेंगे और इससे वैल्यू अनलॉकिंग शेयर होल्डर्स को मिलेगी। ओवरऑल बिजनेस आउटलुक काफी पॉजिटिव है। हमको लग रहा है FY23 में अच्छे खासे नंबर्स आने की उम्मीद है, क्योंकि सेमीकंडक्टर का भी इशू खत्म हो रहा है। तो ओवरऑल मुझे लग रहा है 850-853 का जो प्राइस है बहुत ही अट्रैक्टिव प्राइस है। अगर साल भर का नजरिया है तो हमको लग रहा है कि 1050 का एक नियर टर्म का टारगेट बन सकता है। तो इसको कोई भी डिप्स में खरीदना चाहिए, अच्छे खासे रिटर्न्स आपको अगले साल तक मिलेंगे। साल भर के नजरिए के लिए M&M में खरीदारी करने की सलाह अविनाश गोरक्षकर की। अविनाश जी, बहुत धन्यवाद आपका। आप हमारे साथ बाजार आज और कल में शामिल हुए। आज के शो में बस इतना ही।